तो चलिए आइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा बेंजीन के एक अगले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में यहाँ समझते हैं। तो हम लोग पहले ज़रा फर्स्ट जो अपना ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हैलोजिनेशन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अर्लियर जैसे मैंने आपको बताया होगा कि जब कभी भी आप बेंजीन की रिंग पर अगर कोई सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो वो मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब रिंग पर अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो आइए टॉपिक की शुरुआत हम लोग हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन से कर रहे हैं और ज़रा देखिए कि होता क्या है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में। तो हम लोग का टॉपिक है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। पहले इन जनरल ज़रा हम रिएक्शन लिख रहे हैं वो आप देखिएगा। तो मान लीजिए ये एक बेंजीन का रिंग है और इस बेंजीन के रिंग पर आपने X2 लिया है। मेनली X इज इक्वल टू क्लोरीन और ब्रोमीन होता है, मतलब क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ज़्यादा फेवरेबल होते हैं, समझेंगे इन बातों को भी। और यहाँ पर हम लोग कोई लुईस एसिड लेते हैं रिंग पर, यहाँ से हाइड्रोजन हटता है, X सब्स्टिट्यूट होता है प्लस HX बाई प्रोडक्ट आता है। अगर आप रिएक्टिविटी की बात कर लो तो फ्लोरीनेशन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली एक्सप्लोसिव होता है, दैट इज़ वाई अवॉइड किए जाते हैं। फिर हमारा आता है क्लोरीनेशन, फिर हमारा आता है ब्रोमिनेशन, फिर हम लोग का आता है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में एक ड्रॉबैक है कि इसका बाई प्रोडक्ट जो है वो हमारा HI आता है और HI आने के कारण रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। रिवर्सिबल नेचर प्रोडक्ट की एल्डिंग को सप्रेस कर देता है, दैट इज़ वाई बोलता है। जैसे मान लीजिए कि आपने आयोडीनेशन किया हुआ है, ज़रा पहले रिएक्शन समझ लें। आपने कोई लुईस एसिड लिया हुआ है, मान लीजिए आपने लिया है AlX3, प्रोडक्ट आपका आ गया आयोडोबेंजीन प्लस HI। अब ये HI क्या करेगा, रिएक्शन को रिवर्सिबल नेचर का फॉर्म करेगा, मतलब यह रिएक्शन इस साइड आ जाएगा बिकॉज HI की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी I2 में कन्वर्ट होने की होती है। हम एक काम कर सकते हैं, इस रिएक्शन की रिवर्सिबल नेचर को सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? तो बाय यूजिंग लाइक HNO3, HiO3 एक्सेट्रा। अब ये HNO3 क्या करेगा, इस HI को प्रोडक्ट की साइड में ही I2 में कन्वर्ट कर देगा और रिएक्शन के रिवर्सिबल नेचर को सप्रेस कर देगा। यह अपने आप को N+5 पे है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो ये अपने आप को रिड्यूस्ड करेगा। रिड्यूस्ड करेगा मतलब एक्ट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और HI का हमारा टेंडेंसी ऑक्सीडाइज्ड होने का होता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो काम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर देते हैं। फ्लोरीनेशन को बेटा आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, दैट इज़ वाई फ्लोरीनेशन अवॉइड किए जाते हैं। ठीक है, हमको अगर बेंजीन की रिंग पर फ्लोरोबेंजीन मतलब फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट करना है तो एरोमेटिक में एक स्पेशल मेथड होता है बाल्ज़ेस्कीमैन रिएक्शन, हम लोग उससे फ्लोरो डेरिवेटिव्स बनाते हैं। क्लियर? तो ये तो हमारा हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का। अब ज़रा हम लोग इसकी जनरल मैकेनिज्म को समझते हैं कि यह प्रोसीड कैसे करता है। तो आइए देखा जाए जनरल मैकेनिज्म। मान लीजिए आपने लिया हुआ है क्लोरीनेशन, तो Cl2 प्लस आपने लिया हुआ है AlCl3। जैसा बॉन्डिंग से पता है कि एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये करेगा क्या, इस क्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेगा और फॉर्म कर देगा Cl डेल प्लस प्लस AlCl4 डेल माइनस। अब हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये हमारा लुईस बेस हो गया। अब हम लोग बेंजीन का रिंग लेते हैं और बेंजीन के रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल Cl डेल प्लस अटैक करवाते हैं। यही हम लोग का RDS स्टेप होता है। हम लोग का फॉर्म हुआ यहाँ पर प्लस चार्ज, हाइड्रोजन एक है ही और एक क्लोरीन आकर सब्स्टिट्यूट हो गया। अब आगे आप क्या करो, इसके बाद
AlCl4 माइनस यूज करो, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को फर्दर एरोमेटिक नेचर में वापस कर देगा। क्लोरीन यहाँ लगा हुआ था, क्लोरीन प्लस H और AlCl4 माइनस से एक क्लोरीन निकलकर HCl प्लस AlCl3। दैट इज़ वाई हम लोग AlCl3 को एज अ कैटलिस्ट बोलते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि इस लुईस एसिड का फंक्शन X2 से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के काम में आता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि भाई हम क्यों लुईस एसिड यूज करते हैं, तो हम बताएंगे कि वो लुईस एसिड एक्चुअली X2 से हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। होपफुली हैलोजिनेशन पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या है हैलोजिनेशन प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ा जाए आगे। अब नेक्स्ट आइए एक सेकेंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। पहले तो रिएजेंट जान जाएं कि एक्चुअली इसमें रिएजेंट क्या क्या होता है। तो पहला हम लोग का होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो HNO3 प्लस H2SO4। सेकेंड हम लोग का आता है HNO3 एलोन अकेला, लेकिन ये काफ़ी हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप में यूज़ किए जाते हैं। जनरली हम लोग, ये सबसे बेस्ट हमारा रिएजेंट होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। फिर तीसरा हम लोग यूज़ करते हैं HNO3 को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं। HNO3 is dissolved in यह भी हमारा एक डिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल जो मिलना चाहिए वो मिल जाता है और रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवा देता है। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने एसिटिक एसिड लिया हुआ है, आपने नाइट्रोमीथेन लिया हुआ है, एक्सेट्रा। बढ़ा जाए। अब जरा हम लोग इसके एक जनरल मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि भाई नाइट्रेशन हमारा प्रोसीड कैसे करता है और क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। तो आइए हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर से फॉर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो मान लीजिए हम लोग का नाइट्रेटिंग मिक्सचर था HNO3 और H2SO4। H2SO4 ज़्यादा अच्छा एसिड होता है, पहला एसिड बेस रिएक्शन होता है जिसमें ये बेस की तरह काम करता है और ये एसिड की तरह काम करता है। ये वाला H इस ऑक्सीजन पर प्रोटोनेट होगा, बनेगा। फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और रिएक्ट करके फॉर्म कर देंगे OH माइनस, आप छोड़ भी सकते हो इसको एज इट इज, प्लस H2SO4। तो हम लोग का मेन इलेक्ट्रोफाइल ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बढ़ा जाए आगे। मान लीजिए हम लोग बेंजीन के रिंग का नाइट्रेशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस था, तो ये बेंजीन की रिंग पर हमारा सब्स्टिट्यूट होकर नाइट्रोबेंजीन देगा। अगर पूरे मैकेनिज्म की बात करें तो आइए ज़रा मैकेनिज्म देखा जाए। बेंजीन के रिंग पर अभी हमने NO2 प्लस जनरेट किया था, ये आ गया प्लस NO2 और H। मान लीजिए आपने फर्दर OH माइनस लिया हुआ है, ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को, या आप OH माइनस यूज करो या HSO4 माइनस यूज करो, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और एब्स्ट्रैक्ट करके नाइट्रोबेंजीन दे देगा।
क्लियर है, बातें समझ में आ गई होंगी। बढ़े आगे। चलिए, तो तीसरा हम लोगों का रिएक्शन आता है फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रिल क्राफ्ट में हम लोगों के दो पार्ट आते हैं, एक आता है फ्रिल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक हम लोगों का आता है फ्रिल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो पहले ज़रा हम लोग फ्रिल क्राफ्ट एल्काइलेशन देख रहे हैं। तो आइए पहले ज़रा फ्रिल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करें तो ऐसे वो सारे रिएक्शंस जो एल्काइल कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा वो सारा रिएक्शन जो एल्काइल कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस करता है, उनको जब आप बेंजीन रिंग के साथ ट्रीट करते हो तो वो एल्काइल कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करते हुए अपने आप को बेंजीन की रिंग पर सब्स्टिट्यूट करता है। एल्काइल कार्बोकेटाइन अब जनरेट करने का हम लोगों के पास बहुत सारा वे है, और चूंकि एल्काइल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है तो अगर पॉसिबिलिटी रीअरेंजमेंट की है तो वो कार्बोकेटाइन फर्दर रीअरेंज भी होगा। जैसे मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिया है, देखिएगा, बेंजीन का रिंग प्लस CH3 CH2 Cl AlCl3। अब पहले जरा इसका एक जनरल मैकेनिज्म समझिएगा। तो CH3 CH2 Cl AlCl3 के साथ एसिड बेस रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ये इस पर अटैक करेगा, फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 प्लस AlCl4 माइनस। अब यही आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की रिंग पर अटैक करेगा। चूंकि यहाँ रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी तो ये सिंपली आपका इथाइल बेंजीन फॉर्म कर देगा। लेकिन यही अगर हमारा 3 कार्बन का चेन होता, अब पहला जो आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म होता वो होता CH3 CH2 CH2 प्लस। अब ये फर्दर अपने आप को रीअरेंज करते, हाइड्राइड शिफ्ट पढ़े हुए हैं GOC में, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाता और CH3 CH प्लस CH3 और आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता। मतलब ये एक तरीके का डिमेरिट भी है हमारा फ्रिल क्राफ्ट एल्काइलेशन का कि अगर 2 से बड़ी कार्बन की चेन है और आपको नॉर्मल एल्काइल ग्रुप बेंजीन की रिंग पर इंट्रोड्यूस करना है तो ये बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, क्योंकि रीअरेंजमेंट होने के कारण वो जो कार्बोकेटाइन इनिशियली आपका फॉर्म था वो सेकेंडरी या टर्शियरी स्पॉट पे आ जाते हैं। लेकिन समटाइम्स बोला जाता है कि इस रिएक्शन को अगर आप कोल्ड कंडीशन पर परफॉर्म करते हैं तो एक स्लाइट चांस हमारा नॉर्मल जो प्रोपाइल है उसको सब्स्टिट्यूट होने का होता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट में आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही आएगा। क्लियर है। अब मान लीजिए हमने आपको कहा है कि भाई वो सारा रिएक्शन जो कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस करे वो फ्रिल क्राफ्ट एल्काइलेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एक कार्बोकेटाइन तो हमने यहाँ से फॉर्म कर दिया। अब मान लीजिए हमारे पास एक सेकेंड अल्कोहल है। तो जैसा आप अल्कोहल में पढ़े हुए हैं कि अल्कोहल को अगर H+ के साथ मतलब H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाए तो वो कार्बोकेटाइन देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अल्कोहल ले लिया CH3 CH CH3 और आपने H+ ले लिया है, तो ये H+ इस OH को प्रोटोनेट करके OH2+ में कन्वर्ट करेगा। वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीव आउट होगा। हम उन दो प्रोसेसेस को मान लीजिए, अब आपका ये लीव आउट होगा और ये फॉर्म हो जाएगा CH3 CH प्लस CH3। चूंकि अब यहाँ फर्दर कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये भी आपका आइसोप्रोपाइल आएगा। तो या तो आप एल्काइल हैलाइड से फ्रिल ड्राफ्ट कर दो या तो आप अल्कोहल से फ्रिल ड्राफ्ट कर दो। अगर आप चाहो तो एल्कीन से भी फ्रिल ड्राफ्ट कर सकते हो। कैसे? तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मान लीजिए आपने H+ लिया हुआ है तो ये वाला इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होगा। फिर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आपका इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा और इंटरमीडिएट की तरह काम करके आइसोप्रोपाइल बेंजीन प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर है? बातें समझ में आ गई पूरी? बढ़ा जाए आगे। तो अब हम लोग ज़रा इसके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आइए टॉपिक का नाम देते हैं
लिमिटेशंस ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, केयरफुली समझिएगा इसे। पहला लिमिटेशन तो अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि भाई अगर हमें नॉर्मल एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है और कार्बन की चेन 3 या 3 से बड़ी है तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज करके सेकेंडरी वगैरह मतलब बीच की स्पॉट पे ले आता है, तो ये एक इसका मेजर ड्रॉबैक्स है। अदर बात है कि ये ज़रूर बोला जाता है कि आपको भाई नॉर्मल एल्काइल बेंजीन की रिंग में इंट्रोड्यूस करना है तो आप रिएक्शन की कंडीशंस को कोल्ड रखिए, लेकिन वो भी हमारा एज अ मेजर प्रोडक्ट नहीं आता है, मेजर रीअरेंजमेंट वाला ही प्रोडक्ट आएगा। ये तो पहला हमारा ड्रॉबैक था जो ऊपर हमने जस्ट आपको डिस्कस कर दिया है। अब मान लीजिए हमारे पास एक सेकेंड रिएक्शन आ गया लिमिटेशंस में, केयरफुली देखिएगा। बेंजीन की रिंग है और मान लीजिए हम इसे CH2Cl2 के साथ ट्रीट किए। रिएक्शन को केयरफुली देखिएगा। पहले एक क्लोरीन निकला, कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, अब फिर अगर आपने बेंजीन का रिंग ले लिया तो फिर AlCl3 ले लिया है। AlCl3 का काम है एक्चुअली क्लोरीन हटाकर कार्बोकेटायन बनाना, तो जो आपका सेकंड प्रोडक्ट आएगा वो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या कोई दिक्कत है क्या? चलो पहले देख ही लो। अच्छा वो सॉरी यार, एक हाइड्रोजन मिस हो गए थे वही। चलिए, और फर्दर अगर आपने ले लिया है तो क्लोरीन निकलेगा और ये बनेगा कार्बोकेटायन, ये इस बेंजीन की रिंग पे अटैक करेगा, प्रोडक्ट आ जाएगा CH2। ये पहला डिमेरिट है। अब मान लीजिए इसी रिएक्शन में अगर आपने CHCl3 बेंजीन की रिंग के साथ लिया हुआ है, सिमिलरली समझिएगा हम लोग का जो प्रोडक्ट आएगा वो 3 बेंजीन का रिंग जुड़ेगा। क्लियर है? मान लीजिए अगर आपने इसी में CCl4 ले लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली बच्चे सोचते हैं कि शायद कार्बन के साथ 4 बेंजीन का रिंग जुड़ेगा, तो ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी बढ़ जाती है, तो हमारा बेंजीन की रिंग 3 ही जुड़ेगा। तो आइए ज़रा इसका प्रोडक्ट देख लिया जाए कि इसके प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होते हैं। हमारा बेंजीन का रिंग है, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो कार्बन, 4 बेंजीन का रिंग नहीं जुड़ेगा और एक क्लोरीन रह जाएगा। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। लिमिटेशन समझ में आ गया। अगला लिमिटेशन है, बहुत केयरफुली देखिएगा। अगला लिमिटेशन बता रहा है कि भाई अगर आप फिनॉल का फ्रीली ड्राफ्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि AlCl3 आपको एक्सेस अमाउंट पे चाहिए होगा। जैसे आपने मान लीजिए फिनॉल लिया हुआ है और फिनॉल का अगर आप फ्रीली ड्राफ्ट करना चाह रहे हैं तो होगा क्या, H हटता है और आ जाता है OAlCl2। अब फर्दर आपका RX AlCl3, इट इज़ ऑर्थो एंड पैराडाइडेक्टिंग। तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पर R आ गया। अब फर्दर आप इसे एसिडिफाई कीजिएगा तो ये आपका फिनॉल में कन्वर्ट होगा। मतलब इन फिनॉल फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन AlCl3 is used in large excess। क्लियर है? फिर इसके बाद बोलता है कि हमारा एनिलीन हो या एनिलीन का डेरिवेटिव्स हो, ये तो कभी फ्रीडल-क्राफ्ट देता ही नहीं है।
हमारा एनिलीन हो या एनिलीन का डेरिवेटिव्स हो, ये कभी भी फ्रिल क्राफ्ट नहीं देता। क्या बोले समझिएगा, मान लीजिए ये एनिलीन है या एनिलीन का डेरिवेटिव्स है, अगर आप इसका फ्रिल क्राफ्ट करना चाहते हो तो इसका फ्रिल क्राफ्ट बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वजह ये है कि LCl3RX ये हमारा बेसिक साइट, ये हमारा एसिडिक साइट, ये आपस में रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके हमारा एक साल्ट प्रोड्यूस कर देगा। दैट इज़ वाई एनिलीन से बचना चाहिए। ठीक है, फिर अगला अगर हम लोग आ जाएं तो बोलता है कि जितने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो हमारा फ्रिल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं देता। ठीक है ना, जितना भी आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा उनको फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देना है। क्लियर है, बढ़ा जाए आगे। लेकिन इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा, बट इफ ए स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग का मतलब है +R, हो गया, बढ़े आगे। ग्रुप इज प्रेजेंट ईदर इन नाइट्रोबेंजीन या it can exhibit फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से जनरली क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट इस मैकेनिज्म के बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, उसमें इन सब पार्टों को हम डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे हम लोग किसको फ्रिल क्राफ्ट करवाते हैं, किसको नहीं करवाते हैं। हमारा एक मल्टी फंक्शनल ग्रुप है, हाउ वी आइडेंटिफाई, वो हमारा प्रॉब्लम वाले लेक्चर में आ जाएगा। बढ़ा जाए आगे। देखिएगा, ये हम लोग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रिल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। तो आइए अगर देखा जाए क्वेश्चन को, हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। AlCl3 है, हम क्वेश्चन में ही चेंजिंग कर रहे हैं, तो ये हमारा पहले कार्बोकेटायन बनाएगा। अब दो पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटा तो हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा तो ये वाला इससे जुड़ेगा, फिर यहाँ पर कार्बोकेटायन होगा, बना ही देगा। चलिए ठीक है, 1 2 3 4 5, हमें 5 मेंबर का 1 2 3 चलिए, यही था ना। चलिए आइए अब ज़रा देखा जाए, मान लीजिए आपने इसको ब्रेक किया है तो ये वाली चीज़ यहाँ आएगी। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना। अभी घबराना न, ये वाला यहाँ पर प्लस रहा और हम लोग का आ गया 6 मेंबर रिंग। ऑलरेडी यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, बेस हमारा जो आएगा वो इस हाइड्रोजन को यहाँ ले जाएगा और बन गया। अब एक बच्चे का प्रॉब्लम होगा कि सर 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, आपने रीअरेंज क्यों नहीं किया? तो आइए हम रीअरेंज कर रहे हैं। तो रीअरेंज करेंगे तो ये कार्बोकेटायन यहाँ चला जाएगा, CH2 CH2 CH CH3 और यहाँ पर आ गया प्लस। अब फिर फर्दर आप इसे ऐसे तोड़िएगा, ये यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग आएगा। और ये वाला कार्बन यहाँ मिथाइल है, ये वाला यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। फिर फर्दर आपका ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और प्रोडक्ट आ गया
ये आपका मेजर है और ये आपका माइनर है। बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि वो जो हमने आपको बोला था ना कि कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग होती है, वो एक्चुअली हमने इंटर के लिए बोला था। इंट्रा में एट फर्स्ट आपने रिंग की साइज़ देखनी है। अब अगर आप थर्मोडायनामिकली आ जाइए तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग बन रहे हैं। हाँ, अलग बात है कि इसका जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू जो इसका इंटरमीडिएट है, लेकिन इंटरमीडिएट से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी में फ़र्क आता है। प्रोडक्ट में अगर आप आइएगा तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी मतलब थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, और हम लोग थर्मोडायनामिक को ही अपना मेन क्राइटेरिया बनाते हैं, तो ये हमारा मेजर हो जाएगा, ये हमारा माइनर हो जाएगा। ये हमने एक इंट्रामोलिकुलर में बोला है, मतलब इंट्रामोलिकुलर में एट फर्स्ट हमें प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखनी है, हमें इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी नहीं देखनी है। आएंगे प्रॉब्लम सेगमेंट में तो और भी प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। बढ़ा जाए आगे। अब हम लोग आते हैं, जो अगला हम लोगों का सेगमेंट है वो है फ्रिल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए पहले हम लोग इंटरमोलिकुलर देख लेते हैं, फिर एक इंट्रामोलिकुलर देखेंगे। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आना है। प्लस RC डबल बॉन्ड OCl और आपने ले लिया AlCl3। अब फिर देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये वाला Cl निकला, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया RC डबल बॉन्ड O प्लस प्लस AlCl4 माइनस। अब अगर देखिएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल है और नो रीअरेंजमेंट होगा। क्यों कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा? क्योंकि बैक बॉन्डिंग के कारण ऑलरेडी ये कार्बोकेटायन स्टेबल है आपका। ये देखिए तो मतलब सीधा ये वाला जो आपका RC डबल बॉन्ड वो कार्बोकेटायन है वो बेंजीन की रिंग पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट ये बन जाएगा। बोलता है कि भाई यह एसाइलेशन हम लोग एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं। क्लियर है? ये हम लोग का इंटर हो गया। अब आइए एक इंट्रा देख लेते हैं। यहाँ तो रीअरेंजमेंट होना ही नहीं है, तो दैट इज़ बाय इंटर हो या इंट्रा हो कोई फ़र्क ही नहीं आता। जैसे मान लीजिए हम लोग ये ले लिए क्वेश्चन CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl AlCl3। अब इतना तो दिमाग में आ गया कि ये वाला Cl निकल करके ये प्लस चार्ज बनेगा, और यहाँ मान लीजिए कि आपने डबल बॉन्ड लिया हुआ है तो 1 2 3 4 5 ये वाली चीज़ यहाँ, ये वाली चीज़ यहाँ, तो आपका कितना यही वाला इस स्पॉट से जुड़ेगा। अब आप ही बताओ, ये तो आपका हो गया ये वाला स्पॉट और उससे ये जुड़ रहा है तो डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर प्लस चार्ज है, चौथी वैलेंसी यहाँ हाइड्रोजन की है। अब फिर ये वाला चीज़ यहाँ जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, सॉरी क्लियर? उम्मीद करें सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोगों ने सल्फोनेशन अर्लियर डिस्कस कर दिया था और अभी हमने हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और फ्रिल क्राफ्ट के दोनों पार्ट को डिस्कस कर दिया है। अब अगले लेक्चर में थोड़ा सा इसका हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।